हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारे उन सारे एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और जो करंटली ये देख रहे हैं कि वो किन एग्जाम्स को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि उनके पास अवेलेबल हैं, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपना रोल जो है वो उसे प्ले करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे दो एग्जाम्स आपके सामने होते हैं मेजरली। पहला है नबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम और दूसरा है आईबीपीएस एएफओ। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों एग्जाम्स में से कौन सा एग्जाम ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सूटेबल है, जिसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी तैयारी ज़्यादा इजी है, किस एग्जाम को हमें टारगेट करना चाहिए। और दूसरी बात कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन दोनों ही एग्जाम्स को साथ में टारगेट कर लें। तो आपके इन सारे ही क्वेश्चंस को हम आज के इस वीडियो में एड्रेस करने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। बट बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू मेक अ क्विक अनाउंसमेंट कि currently we are running a flat 74% off on all our NABARD grade A courses. You can simply use the code GURU74, and this discount, it is valid from 4th of September to 6th of September 2025. That was the information I wanted to share with you. Now students, apart from the IBPS AFO, if you want any information regarding the NABARD कि क्या syllabus रहता है, decoded syllabus, previous year questions, eligibility, ये सारी information जो है NABARD से related वो आपको हमारी इस गाइड बुक में मिल जाएगी। दिस गाइड बुक इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और नबार्ड की सारी इंफॉर्मेशन आपको एक डिटेल्ड मैनर के अंदर इस गाइड बुक में मिल जाएगी। ऑन दैट नोट, लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सबसे पहली चीज ये आती है कि पहले तो ये बताओ कि इनमें काम क्या करना पड़ेगा। अगर हम एज एन एएफओ ज्वाइन करते हैं तो हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा, और अगर हम एज एन नबार्ड ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो हमारा वर्क प्रोफाइल क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एज अ एएफओ ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो मेजरली आपकी जो पोजीशन होगी वो कस्टमर्स के साथ डील करने की होगी कि जो एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स हैं उनको सैंक्शन करना, उनकी फीजिबिलिटी को चेक करना, ठीक है, फील्ड विजिट्स करना फॉर द प्रोजेक्ट्स दैट हैज बीन फाइनेंस्ड बाय योर बैंक। सो बेसिकली बैंक के अंदर जो भी वर्क होता है रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर लोन्स, एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो सारा का सारा हमारा एक काम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिस का। तो यहाँ पर आपकी कस्टमर डीलिंग होगी, यहाँ पर आपके फील्ड विजिट्स काफी ज्यादा होंगे। एक रेगुलर बैंकिंग जॉब जैसी जॉब होती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। ऑन द अदर हैंड नबार्ड ग्रेड ऑफिसर की जो जॉब होती है वहां पर फील्ड विजिट्स होती हैं बट बहुत कम होती हैं एज कंपेयर टू एन एएफओ, और यहाँ पर कस्टमर डीलिंग्स भी नहीं होती हैं। यहाँ पर मेजरली आपका जो काम होता है वो होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपके पास आए हैं फॉर द रीफाइनेंसिंग, उनको असेस करना, या फिर जो भी आप सुपरविजन के लिए कोऑपरेटिव्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको सुपरवाइज करना। सो ये सारा एक मेजर काम होता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वहां पर आपका काम होता है। तो ये आपकी प्रोफाइल होती है एज ए नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। उसके बाद में सवाल ये आता है कि चलो जॉब प्रोफाइल के बारे में तो पता चल गया, बट क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं एलिजिबल हैं। तो देखिए, एलिजिबिलिटी जो होती है वो बेसिकली दो क्राइटेरियाज के बेसिस पर होती है। एक होती है एज लिमिट के बेसिस पे, दूसरी होती है हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। अगर मैं एज के बेसिस पे बात करूं तो हमारी आईबीपीएस एएफओ के अंदर जो मिनिमम एज है दैट इज 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम इज 30 ईयर्स। एंड ऑफकोर्स जो भी रिजर्व्ड कैटेगरीज के क्राइटेरियाज होते हैं वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं नबार्ड की, तो नबार्ड में मिनिमम एज इज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज 30 ईयर्स। नबार्ड ग्रेड ऑफिसर बनने के लिए यू कैन हैव अ बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर्स डिग्री हो सकती है विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन। ऑन द अदर हैंड जो आईबीपीएस एएफओ, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज अ 4-year डिग्री ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट सच एज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंसेज, डेयरी साइंस, फिशरी, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, कोऑपरेशन एंड बैंकिंग, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड सेरिकल्चर। ये सारे एरियाज में अगर आपने 4 year की ग्रेजुएशन किया हुआ है देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द आईबीपीएस एएफओ पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई कि आप एलिजिबल कब होते हो। अब उसके बाद में सवाल आता है कि दोनों ही एग्जाम्स के अंदर वैकेंसीज का क्या ट्रेंड रहता है, किस
एग्जाम के अंदर हमें ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स 2025 का कंप्लीट डेटा अभी नहीं है। आईबीपीएस एएफओ में एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी फाइनल वैकेंसीज होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनिशियल वैकेंसीज से ज्यादा होती हैं, ठीक है। कि सपोज जो अनाउंस की गई थी इनिशियल वैकेंसीज दे आर 500, लेकिन फाइनल जो सिलेक्शन होता है, फाइनल वैकेंसीज जो होती हैं दे आर अराउंड 900। तो इस तरीके का एक काफी आई वुड से एक सब्सटैंशियल इंक्रीज इन वैकेंसीज देखने को मिलता है। तो ये जो सारा डेटा है ये फाइनल वैकेंसीज के बेसिस पर है, ठीक है। और सिमिलरली जो नबार्ड ग्रेड ए का डेटा है ये केवल जनरलिस्ट पोजीशन का नहीं है, यहाँ पर जनरलिस्ट प्लस स्पेशलाइज्ड पोजीशंस जो होती हैं उन दोनों को मिला करके है। वैकेंसीज का अगर हम डेटा देखते हैं तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि आईबीपीएस एएफओ के अंदर ज्यादा वैकेंसीज होती हैं हर साल एज कंपेयर टू द नबार्ड ग्रेड ए पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि दोनों ही एग्जाम्स का क्या पैटर्न होता है। देखिए अगर मोटा मोटा बताऊं तो पैटर्न में 3 फेजेस होते हैं दोनों ही एग्जाम्स के अंदर। एएफओ और नबार्ड ग्रेड ऑफिसर दोनों में ही आपको फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू विच इज द फेज 3, ये तीनों फेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन इनके जो पैटर्न्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, जो रिस्पेक्टिव फेजेस हैं उनके। कैसे डिफरेंट होते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट देम। अगर मैं बात करूं एएफओ की, तो एएफओ के अंदर जो फेज 1 होगा वहां पर आपसे केवल 3 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है। पेपर जो होगा वो 125 क्वेश्चंस वर्थ 125 मार्क्स होंगे और टोटल आपको 2 आवर्स मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग भी होगी, सेक्शनल कट ऑफ भी होगी और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स भी होगा, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न है एज फार एज फेज 1 इज कंसर्न। काफी आसान है, सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपको करना होता है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 देखती हूँ तो नबार्ड ग्रेड ए का फेज 1 जो होता है वहां पर टोटल 8 कंपोनेंट्स होते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, ईएसआई, एआरडी, ये सारे एरियाज पर आपको फोकस करना होता है। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन टाइम जो है आपको यहाँ पर 2 आवर्स ही मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता है और यहाँ पर भी आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग जो है वो होती है। सेक्शनल कट ऑफ होती है लेकिन सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं होती है। जैसे एएफओ के अंदर सेक्शनल टाइमिंग है वैसे नबार्ड के अंदर सेक्शनल टाइमिंग्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। यहाँ पर जो हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट जो फेज 1 की बनती है या जो फेज 1 की कट ऑफ है वो डिसाइड होती है आउट ऑफ 100 मार्क्स, और ये 100 मार्क्स जो हैं वो आते हैं जीए, ईएसआई एंड एआरडी, इन 3 एरिया से। जीए, ईएसआई एंड एआरडी, इन तीनों एरिया से हमारा मेरिट सेक्शन बनता है और उसी के बेसिस पे फेज 1 की जो कट ऑफ है वो डिसाइड होती है। बाकी के क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, यहां आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं फेज 2 के पैटर्न की बात करती हूँ तो एएफओ का जो फेज 2 होता है वहां पे केवल एक ही पेपर होता है और वो पेपर एग्रीकल्चर का होता है। अगेन ये पेपर केवल ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यहाँ पर आपसे कोई भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है। 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और एग्रीकल्चर का सारा सिलेबस यहाँ पर हमसे पूछा जाता है। तो काफी प्लेन एंड सिंपल सा यहाँ पर पैटर्न है फेज 2 का अगर मैं एएफओ की बात करूं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए की बात करती हूं तो यहां पर फेज 2 के अंदर हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं। पेपर 1 जो है वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के अंदर बेसिकली हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं विच कैन बी ईदर फ्रॉम एसे, प्रेसी, रिपोर्ट, लेटर राइटिंग, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा और 90 मिनट्स जो है यहाँ पर हमें मिलेंगे और यहाँ पर हमें कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा और कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। इसके बाद जो पेपर 2 होता है वो होता है ईएसआई और एआरडी का। अगेन टोटल ये 100 मार्क्स का होता है और यहाँ पर हमें 90 मिनट्स मिलते हैं। इन 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 50 मार्क्स का हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट्स मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से अटेम्प्ट आपको 4 क्वेश्चन ही करने होते हैं और उसके लिए अलग से 90 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। सो ये 30 मिनट्स अलग होते हैं और ये 90 मिनट्स जो है ये केवल इन 50 मार्क्स के लिए हैं जो हमें अलग से मिलते हैं। सो ये हमारा पैटर्न रहता है नबार्ड ग्रेड ए के मेंस का। उसके बाद में अगर बात करी जाए इंटरव्यू की तो आईबीपीएस एएफओ का जो इंटरव्यू है वो होता है 100 मार्क्स का, लेकिन नबार्ड का जो इंटरव्यू होता है वो होता है 50 मार्क्स का। सो बेसिकली नबार्ड के सिलेक्शन के अंदर इट इज द फेज 2 जो हमारा सबसे ज्यादा मैटर करता है यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर मैं फेज 1 के सिलेबस की बात करूं तो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, यहाँ पर मेजरली जो भी बैंकिंग के अंदर टॉपिक्स हमसे पूछे जाते हैं दोनों ही एग्जाम्स में हमसे सेम टॉपिक्स यहाँ पर पूछे जाते हैं। लेकिन
जो एएफओ है वहां पे करंट अफेयर्स हमसे नहीं पूछा जाता, कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं पूछा जाता, डिसीजन मेकिंग नहीं पूछा जाता। लेकिन जो नबार्ड का फेज 1 है वहां पर ईएसआई और एआरडी के अलावा जीए भी हमें प्रिपेयर करना होता है, कंप्यूटर भी प्रिपेयर करना होता है, डिसीजन मेकिंग भी प्रिपेयर करना होता है, प्लस ईएसआई और एआरडी प्रिपेयर करना होता है। अच्छी बात यह है कि जो ईएसआई एआरडी आप फेज 1 के लिए प्रिपेयर करोगे वो आपका फेज 2 में भी काम आएगा। फेज 1 फेज 2 का जो सिलेबस है ईएसआई एआरडी का वो एग्जैक्टली सेम है। डिफरेंस इतना है कि फेज 1 के अंदर केवल ऑब्जेक्टिव ईएसआई एआरडी आता है, लेकिन फेज 2 के अंदर ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फेज 2 की, तो आईबीपीएस एएफओ का जो मेंस होता है वहां पर जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका सिलेबस थोड़ा टेक्निकल है, जैसा कि नॉर्मली एग्रीकल्चर का होता है कि बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, डेयरी, फिशरीज, सेरिकल्चर, बी कीपिंग, राइट। सो इफ यू हैव अ लुक एट इट, तो यहाँ पर हमारा काफी ज्यादा एग्रीकल्चर, एकदम टेक्निकल एग्रीकल्चर ओरिएंटेड पेपर होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारे नबार्ड ग्रेड ए के फेज 2 की, तो यहाँ पर हमारा पहला पेपर होता है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, जहां पर बेसिकली हमसे एसेस पूछे जाते हैं, प्रेसी राइटिंग पूछी जाती है, कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग पूछी जाती है। ऑन द अदर हैंड जो ईएसआई एआरडी का पेपर होता है, तो ईएसआई के अंदर बेसिकली टॉपिक्स इस तरीके के होते हैं: नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, राइट। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज के टॉपिक्स लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस, राइट। सो ऑल दीज टॉपिक्स दे आर जनरली आस्क्ड ईएसआई के अंदर। लेकिन जो स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं उनका वेटेज कम होता है और करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनका वेटेज ज्यादा होता है। अराउंड 90% हमसे करंट अफेयर्स ही ईएसआई के अंदर पूछा जाता है। अब अगर मैं बात करूं एआरडी की, तो एआरडी का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस होता है वो काफी हद तक आईबीपीएस एएफओ से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ और टॉपिक्स प्रिपेयर करने होते हैं, जैसे कि रूरल इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव्स, पंचायती राज, गवर्नमेंट स्कीम्स, रोल ऑफ नबार्ड, रूरल क्रेडिट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो इस तरीके के कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि हमें प्रिपेयर करने होते हैं। बेसिकली जो रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो हमें अलग से प्रिपेयर करना होता है। अदरवाइज मेजरली जो हमारा सिलेबस है एआरडी का वो सेम होता है आईबीपीएस के लिए, सॉरी आईबीपीएस एएफओ का और नबार्ड का। ठीक है, 70 to 80% सिलेबस इज सेम। उसके बाद में बात आती है कि डिफिकल्टी लेवल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ प्रीलिम्स की, ठीक है, तो प्रीलिम्स के अंदर जो आईबीपीएस एएफओ है बेसिकली उसका बैंकिंग लेवल का ही यहाँ पर डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है कि स्पीड बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल के। बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं आती है, कोई कैट लेवल की या कोई आरबीआई ग्रेड बी लेवल की क्वांट रीजनिंग इंग्लिश हमसे यहाँ नहीं पूछी जाती है। मॉडरेटली डिफिकल्ट यहाँ पर हमारा पेपर होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं नबार्ड की, तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश तो अगर आपने आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर किया तो सिमिलर लेवल का ही नबार्ड का चाहिए होगा। लेकिन इसके अलावा जो ईएसआई एआरडी, डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जो एक्स्ट्रा चीजें हमें पढ़नी होती हैं वो हमारे प्रीलिम्स को ज्यादा डिफिकल्ट बनाती हैं, उसकी कवरेज को ज्यादा मुश्किल बनाती हैं एज कंपेयर टू आईबीपीएस एएफओ। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं मेंस की, तो मेंस के अंदर यहाँ पर हमसे केवल एग्रीकल्चर पूछा जाता है, और ये जो एग्रीकल्चर पूछा जाता है इट इज फैक्चुअल एंड मॉडरेट। ठीक है, फैक्चुअल बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं और अगर आपने नेमराज सुंडा जैसी बुक को पढ़ा है, तो अगर नेमराज सुंडा में जैसे फैक्चुअल क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चंस हमें गिवन है, तो उस तरीके की बुक पढ़ के उस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन से आपका ये पेपर निकल सकता है। ठीक है, उस तरीके के क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं नबार्ड की, तो नबार्ड के अंदर हमसे एग्रीकल्चर, ईएसआई, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ये सब पूछा जाता है। बट यहाँ पर चीजें क्या हैं कि एक तो आपको डिस्क्रिप्टिव अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, विच मेक्स कि जितने भी टॉपिक्स आपने, फॉर एग्जांपल अगर आपने एआरडी भी पढ़ा है तो वो सारे टॉपिक्स जो आपने फैक्चुअल पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं, उनको आपको एनालिटिकल भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रो फॉरेस्ट्री पढ़ लिया, फैक्चुअल पढ़ लिया, दैट इज वन थिंग। लेकिन अब अगर आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, उसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इसके डेटा, रिपोर्ट्स, फैक्ट्स, एग्जांपल्स, ये सारी चीजें भी आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मेंस भी जो है वो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एनालिटिकल होता है और इन डेप्थ होता है एज कंपेयर टू दी आईबीपीएस एएफओ। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, तो बेसिकली जो हमारा आईबीपीएस एएफओ है उसका डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है और मोस्टली टेक्निकल एग्रीकल्चर ही हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। लेकिन नबार्ड ग्रेड ए का जो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल है दैट इज हाई एज कंपेयर टू दी एएफओ, क्योंकि यहाँ पर हमसे करंट अफेयर्स भी पूछे जाएंगे, यहाँ पर एनालिटिकल राइटिंग भी पूछी जाएगी। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, तो नबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दी आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। ठीक है, अब आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ तो हर तरीके से आईबीपीएस एएफओ
जो है वो ही हमें ज्यादा सूटेबल एग्जाम लग रहा है एज कम्पेयर टू द नबार्ड ग्रेड ए। नबार्ड में तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आईबीपीएस में मेहनत भी थोड़ी कम है, सीट्स भी थोड़ी ज्यादा हैं, तो ज्यादा मन जो है वो उधर की तरफ जाता है। लेकिन लेट मी टेल यू कि देखिए, आप जितना ज्यादा एफर्ट पुट इन करेंगे आपको रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। आईबीपीएस एएफओ के अंदर अगर मैं सैलरी की बात करती हूँ, देखिए पहली बात तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स होते हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपकी पोस्टिंग किस शहर में है, आपके क्या विजिट्स रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस के ऊपर आपकी जो सैलरी होती है दैट इज अराउंड 38,000 टू 42,000, इस रेंज में आपकी आईबीपीएस एएफओ की सैलरी रहती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं नबार्ड ग्रेड ए की बात करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड 1 लाख होती है, ठीक है, 1 लाख से ज्यादा होती है, बट अराउंड 1 लाख आपकी सैलरी होती ही होती है, ठीक है। तो ये जो रिवॉर्ड का डिफरेंस है इट इज मैं कहूंगी सेम एज द डिफरेंस इन द हार्ड वर्क। अगर आप नबार्ड में ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड भी जो है वो नबार्ड में ज्यादा मिल रहा है। बट स्टूडेंट्स, इन माय पर्सनल ओपिनियन मेरा ये मानना है कि आपको इन दोनों ही एग्जाम्स की तैयारी साथ में करनी चाहिए अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई एंड हाउ। देखिए, व्हाई का तो सीधा सीधा आंसर है, वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट एग्जाम्स दे आर अनसर्टेन, ठीक है, चाहे आईबीपीएस एएफओ हो चाहे नबार्ड हो, सीट्स कम होती हैं, अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, तो जितने ज्यादा हमारे पास ऑप्शन है उतने ज्यादा हम बेटर ऑफ हैं, ठीक है, सीधी सी बात है ये। अब सवाल ये उठता है कि ये जो ऑप्शंस हमारे पास हैं इसकी हम तैयारी साथ में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर इन दोनों एग्जाम्स को साथ में प्रिपेयर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। देखिए, आईबीपीएस एएफओ के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और एग्रीकल्चर, बेसिकली ये 4 चीजें चाहिए। और नबार्ड के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, ईएसआई, एआरडी, ठीक है, जीए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आप केवल आईबीपीएस एएफओ के लिए प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। वंस यू आर डन विद दी आईबीपीएस एएफओ, आपका नबार्ड का क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, सेम एग्रीकल्चर ही आप यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। सो प्रिपेयर दी एग्रीकल्चर, जो फैक्चुअल एग्रीकल्चर है, अगर आप वो आईबीपीएस एएफओ लेवल का प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, ठीक है, जस्ट दिस ए पार्ट, वो कंप्लीट हो जाएगा नबार्ड के लिए भी। रूरल डेवलपमेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा, प्लस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जो है वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में जो करंट अफेयर्स है दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डू एक्स्ट्रा, और कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फुल टाइम एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026, देन यू कैन डिवाइड योर एंटायर डे इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। आप 2 पार्ट्स में अपना डे डिवाइड कीजिए। जो पहला पार्ट है यहाँ पर आप क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जो दूसरा पार्ट है यहाँ पर आप अपना एआरडी जो है उसको कंप्लीट कीजिए। एआरडी जो है फैक्चुअल भी करिए, बट एट द सेम टाइम आप उसको नबार्ड के लिए एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से भी करते चले जाइए। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग इट इन दिस मैनर, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द आईबीपीएस एएफओ एग्जाम एंड द नबार्ड ग्रेड एग्जाम। वंस एआरडी इज ओवर, देन यू कैन स्टार्ट विद योर ईएसआई, ठीक है। आपको ईएसआई भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं और उनको ईएसआई की बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की 10th के बाद नहीं पढ़ी होती इकोनॉमिक्स मोस्टली स्टूडेंट्स ने। So please do give importance to the factual of ESI also, and एज फार एज द करंट अफेयर्स इज कंसर्न, करंट अफेयर्स अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। करंट अफेयर्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ फेब्रुवरी और मार्च, ठीक है। जो नबार्ड 2026 है उसके लिए आप फेब्रुवरी मार्च से भी अपना करंट अफेयर स्टार्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, एआरडी, ईएसआई, कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग, ये दोनों ही एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट डूइंग द करंट अफेयर्स, फेब्रुवरी मार्च तक ये सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इट इज वेरी मच डूएबल। Then from the February March, one slot should be dedicated only to the current affairs and the second slot should be dedicated only to the revision. So that is how you can plan to crack both these exams simultaneously, right? So इसके साथ आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स थे रिगार्डिंग दी प्रिपरेशन ऑफ आईबीपीएस एएफओ एंड द नबार्ड ग्रेड एग्जाम दैट हैज बीन सॉल्व्ड। और अगर अभी भी कोई डाउट ऐसा है जो कि अनएड्रेस्ड रह जाता है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस इट। ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ, बट स्टूडेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द पेड कोर्सेज देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट edutab.in, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कोर्सेज पे जाएंगे देन वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ 11-hour ट्रायल कोर्स। इस कोर्स में आपको पता चल जाएगा कि बाकी हमारे कोर्सेज के अंदर क्या डिलीवरेबल्स होते हैं, एंड दिस कोर्स इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 1 rupee। देन वी हैव अ नबार्ड ग्रेड ए phase 1 and phase 2 टेस्ट सीरीज। Apart from that, we have a silver course
which provides the guidance for the phase 2 and the interview part, and then we have a NABARD grade A gold course also, which provides the guidance for the phase 1, phase 2 and the interview part, right? So I hope this video was helpful, and as once again I would like to tell you that currently we are running a flat 74% off on all our NABARD grade A courses. You can simply use the code GURU74. This offer, it is valid from 4th of September till 6th of September. On this note, students, I'm ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.